हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। आज हम पढ़ रहे हैं यूजीसी जेआरएफ नेट का सेकंड पेपर हिंदी। उसका हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज हम उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम जीवन परिचय पढ़ चुके थे। सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय। तो भारतेंदु के वृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई देते थे, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी में। अर्थात हम कह सकते हैं कि उनकी प्रतिभा इतनी सर्वतोमुखी थी कि एक तो पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा जैसे दिखाई देते थे, ये बहुत महान साहित्यकार हैं, और दूसरे और बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी में भी उनको काउंट किया जाता था। तो प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थी। वे 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं निकाली। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि उनके कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक जो पत्रिकाएं वो किस ईयर में हुई, या फिर बाला बोधनी किसके लिए पत्रिका निकाली गई थी। तो आप बोलोगे स्त्री शिक्षा के लिए, या फिर ये पूछा जा सकता है कि स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने कौन सी पत्रिका संपादित की, तो बाला बोधनी। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही उन्होंने समांतर साहित्यिक संस्थाएं भी खड़ी की। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। राजभक्ति प्रकट करते हुए भी अपनी देशभक्ति की भावना के कारण उन्हें अंग्रेजी हुकूमत का कोपभाजन बनना पड़ा। हालांकि वो राजभक्ति प्रकट करते थे, लेकिन वो देशभक्त भी थे, और उसके कारण जो वो कुछ लिखते थे वो अंग्रेजी हुकूमत को अच्छा नहीं लगता था, और उनको अंग्रेजी हुकूमत का कोपभाजन बनना पड़ता था, उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता था। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु, भारत का चंद्रमा की उपाधि प्रदान की। हिंदी साहित्य को भारतेंदु की देन भाषा तथा साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में है। भाषा के क्षेत्र में उन्होंने खड़ी बोली के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो उर्दू से भिन्न है और हिंदी क्षेत्र की बोलियों का रस लेकर संवर्धित हुआ है। इसी भाषा में उन्होंने संपूर्ण गद्य साहित्य की भी रचना की। साहित्य सेवा के साथ साथ भारतेंदु जी की समाज सेवा भी चलती रही। उन्होंने कई संस्थानों की स्थापना में अपना योगदान दिया। दीन दुखियों, साहित्यों और मित्रों की सहायता करना वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। अब पढ़ते हैं इनकी मुख्य कृतियाँ। उनकी मुख्य कृतियाँ क्या हैं? उनके हम पहले पढ़ते हैं मौलिक नाटक। 3 नाटक उन्होंने कौन से लिखे हैं जो उनके खुद के लिखे हुए हैं? वो है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये एक प्रहसन है। फिर है सत्य हरिश्चंद्र 1875, ये नाटक है। श्री चंद्रावली 1876 नाटिका। विशस्य विष औधनम, ये 1876 में हुआ था, ये एक भाण है। भारत दुर्दशा 1880। ब्रज रतन दास के अनुसार 1876 नाट्य रासक है ये। तो ब्रज रतन दास तो इसे 1876 की कृति मानते हैं। वैसे उनका अगर देखा जाए तो जो सब लोगों का मत है वो है भारत दुर्दशा 1880 में प्रकाशित हुआ था। नील देवी 1881 ऐतिहासिक गीति रूपक है ये। अंधेर नगरी 1881 ये प्रहसन है। प्रेम जोगनी 1875। प्रथम अंक में 4 गर्भांक थे, यानी कि 4 अंक थे इसके, और ये नाटिका है। सती प्रताप 1873 ये अपूर्ण है, केवल 4 दृश्य ही इसमें पूरे हो सके। गीति रूपक बाबू राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। तो इसके जो था ये पहले अपूर्ण था, तो इसे पूरा किया है गीति रूपक के उसमें बाबू कृष्णदास राय ने, राधा कृष्णदास ने। अब आता है इनका और आगे धनंजय विजय
अब इनके अनुदित नाटक पढ़ते हैं। अनुदित नाटक में है इनका पहले, सबसे पहले विद्यासुंदर 1868। ये नाटक है संस्कृत चोर पंचाविशाख के यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद। तो अनुदित नाटक क्या होता है, जो किसी और का कृति होती है उसको उन्होंने सिर्फ अनुवाद किया है। तो ये कृति थी संस्कृत के एक नाटक की चोर पंचाविशिका, जो लिखी गई थी यतीन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा, बंगला संस्करण इसका हिंदी अनुवाद किया था। तो ये पहले ये संस्कृत नाटक था, फिर इसका बंगला संस्करण था, उसका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था विद्यासुंदर के रूप में 1868 में। फिर है पाखंड विडंबन कृष्ण मिश्रकृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद इन्होंने किया था। धनंजय विजय 1873 वयायोग कांचन कवि कृत संस्कृत नाटक का अनुवाद इन्होंने किया था। संस्कृत नाटक था ये, जो जिसके कवि थे कांचन, उन्होंने उसका अनुवाद किया था धनंजय विजय के नाम से 1873 में। कपूर मंजरी ये भी एक अनुदित नाटक है 1875 में। सट्टक राजशेखर कवि कृत प्राकृत नाटक का अनुवाद है। भारत जननी 1877 नाट्य गीत बंगला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर यह आधारित है। मुद्रा राक्षस 1878 जो लिखा था विशाख दत्त ने, उनका संस्कृत नाटक था, उसका अनुवाद इन्होंने किया मुद्रा राक्षस के रूप में इसका नाम रखा। तो दुर्लभ बंधु 1880 शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद। तो शेक्सपियर का नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका अनुवाद किया था इन्होंने 1880 में, और उस कृति का नाम रखा था दुर्लभ बंधु। तो हमने इनके नाटक पढ़ लिए जो इनके मौलिक थे और अनुदित थे। अब इसके पढ़ते हैं हम निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में क्या होता है कि बहुत सारे निबंधों का संग्रह होता है। तो पहले हम निबंध संग्रह पढ़ेंगे, फिर इनके निबंध पढ़ेंगे। निबंध संग्रह है एक तो इनका नाटक, एक कालचक्र जो जर्नल है, लेवी प्राण लेवी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवी प्राण लेवी के बारे में पूछा जाता है बार बार। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भी इनका निबंध संग्रह है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा, ये सब थे इनके निबंध संग्रह। अब हम इनके पढ़ेंगे इनके निबंध के बारे में। इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे जो पुरातत्व संबंधी, इतिहास संबंधी, कला संबंधी, धर्म संबंधी, विचारात्मक संबंधी और भी हैं। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनके निबंध पढ़ते हैं जो कि पुरातत्व संबंधी है। सब नंबर 1 रामायण का समय, काशी और मणिकर्णिका। अगर ये पूछा जाए कि कौन से किससे संबंध रखते हैं रामायण का समय, काशी और मणिकर्णिका, तो हम क्वेश्चन पे टिक करेंगे पुरातत्व संबंधी पर। इतिहास संबंधी इनके जो निबंध है वो हैं कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण और उदय पूर्वोदय। कला संबंधी है इनका निबंध संगीत सार और जातीय संगीत। धर्म संबंधी हैं तदीय सवर्ष और 10वां है वैष्णवता और भारतवर्ष, ये धर्म संबंधी हैं। फिर है विचारात्मक निबंध, इसमें इन्होंने लिखा नाटकों का इतिहास। इसके बाद आते हैं इनके भावात्मक निबंध जो है सूर्योदय। आत्मव्यंजक निबंध ईश्वर बड़ा विलक्षण है। फिर है इनका वर्णात्मक निबंध, इसमें है वसंत, ग्रीष्म ऋतु और वर्षाकाल, बद्रीनाथ की यात्रा। और है कथानक निबंध, एक अद्भुत अपूर्व सपन। तो इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में, इतने कम समय में इतने सारे नाटक लिखे थे। ये एक एक दिन में एक एक पूरी कृति को पूरा कर दिया था। इतना इनमें वैभव था, इतना टैलेंट था, इतनी प्रतिभा थी। तो इनके सारे हमने अब ये निबंध पढ़ लिए हैं जो कि टोटल हो गए 18। तो ये 18 निबंध आप याद कर लीजिए। निबंध वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन तो इनके ज़रूर आएगा, तो उसमें से इनमें से कोई भी निबंध पूछा जा सकता है। अब पढ़ लेते हैं हम इनकी अन्य कलाकृतियाँ, जो कि है भक्त सर्वस्व 1870 में लिखी थी। प्रेम मल्लिका इन्होंने लिखा था 1871 में, और बाकी के हमें सन पता नहीं है, लेकिन इनको पढ़ लेते हैं। कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाशु वर्षण, जैन कौतूहल, प्रेम सत्सई श्रृंगार, प्रेम माधुरी, इसका वर्ष है 1875। प्रेम तरंग 1877, उत्तरार्ध भक्तमाल 1876-77 के बीच में लिखा। प्रेम प्रलाप 1877, होली 1879, मधुमुकुल 1881, राग संग्रह 1880, वर्षा विनोद ये भी 1880 का है। विनय प्रेम 50 1881, फूलों का गुच्छा
खड़ी बोली काव्य है ये भी लिखा है इन्होंने 1882 में। प्रेम फुलवारी लिखा गया है 1883 में। कृष्णचरित 1883 में। प्रातः स्मरण। इसके बाद है इनके अन्य काव्य कृतियाँ उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छंद लीला, संस्कृत लावनी, बसंत, मुँह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। प्रबोधिनी, नए जमाने की मुकरी, सुमनांजलि, बंदर सभा, ये हास्य व्यंग है। बकरी विलाप, ये भी हास्य व्यंग है। विजय वल्लरी, विजयिनी, विजय वैजयंती, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। विजयिनी, विजय वैजयंती को कब लिखा गया ये या किसने लिखा है, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ सकता है। जातीय संगीत और रिपु नाटक। तो ये हमने इनके अन्य कलाकृतियाँ भी पढ़ ली, निबंध और नाटक भी पढ़ लिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आगे भी बहुत कुछ है इनके विषय में पढ़ने वाला, जैसे इनकी कहानी, उपन्यास और फिर इनकी भाषा शैली वगैरह। तो आगे के जो वीडियोज़ होंगी हम उसमें धीरे धीरे करके इनको कवर करेंगे। और अगर आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित आपको सारा मटेरियल यहीं पे मिल रहा है, तो इसमें आप क्या करोगे, उपन्यास आ गए, उपन्यास वाला चैप्टर कवर हो जाएगा, कहानी वाला कवर हो गया, और नाटक वाला कवर हो गया, एकांकी वाला कवर हो गया, निबंध वाला कवर हो गया। तो इससे क्या है कि आपके जो हमारे 5-6 लेसन हैं, शायद 12, 13, 14, 15, 16 ये चैप्टर्स हैं हमारे आगे के निबंध उपन्यास से संबंधित, उसमें भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके यहीं कवर हो जाएंगे। तो एक ही जगह आपको जब ये सब कुछ मिल गया है तो आप इसे लर्न कर लीजिए, जिससे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से कनेक्टेड कोई भी क्वेश्चन आपके ना छूटें। इसके बाद जब ये सारा कवर हो जाएगा तो मैं इससे कनेक्टेड जितने भी क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से कनेक्टेड जितने भी क्वेश्चन 2012 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे उसको एक जगह करके उसकी एक वीडियो बना दूंगी, जिससे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित हमारा जितना भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो हमें क्लियर हो जाए। इसके बाद इसी तरह एक एक जो महत्वपूर्ण हमारे साहित्यकार, इतिहासकार या जो कवि वगैरह हैं इनसे कनेक्टेड वीडियो बना देंगे। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको याद करने में बहुत इजी रहेगा। और जब एक ही चीज़ को आप एक ही जगह इकट्ठे होकर 2-2, 3-3, 4-4 बार आप रिवाइज कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। इसके बाद जब ये सारा कवर हो जाएगा तो फिर हम इसके मॉक टेस्ट करेंगे। तो आप देखिएगा आपकी बहुत ईजिली तैयारी होती चली जाएगी और मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम आने वाली है जिसमें कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ। तो हमारा टारगेट होना चाहिए 100%। तो बजाय सारी चीज़ों को हम ऐसे बिखरा के हम एक जगह सम अप कर लेते हैं, तो इससे ये होगा कि हमारा सारा जो मटेरियल एक साथ इकट्ठा हो गया, हमें काम करने में आसानी रही और हमारा पेपर सारा क्लियर हो गया, जिससे कि हम अपने टारगेट 100% को पूरा कर सकें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।